शुक्रिया रज़ाला जी और फलक साहब। मैं जो नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ उसका उन्वान है कहो मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत की तबीयत में एक ऐसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हंसी हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और अब शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा कहां तक है। मोहब्बत मांगती है खुद गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा कहां तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है, मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साहत हो इसे बस एक ही धुन है। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साहत हो इसे बस एक ही धुन है। कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा कहां तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों से को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो इसे बस एक ही धुन है। कहो मुझसे मोहब्बत है, कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। समंदर से कहीं गहरी, समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह कायम, जमीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तारे हैं, हमारे हैं। समंदर से कहीं गहरी, सितारों से सिवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दायम, जमीन से आसमां तक जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, मोहब्बत के कनाए हैं, वफा के इस्तारे हैं, हमारे हैं। हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं। सुनहरा दिन निकलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता है। मोहब्बत हमारे वास्ते ये चांदनी रातें संवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में, कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है। कुछ ऐसी बेसुकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा। मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में होती है, मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में होती है। गुमा के साक्ष्यों पर आशियां बनता है उल्फत का, ये ऐन वस्ल में भी हिजर के खदशों में रहती है। ये ऐन वस्ल में भी हिजर के खदशों में रहती है। मोहब्बत के मुसाफिर
जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते, वफा की अजरकें पहने, समय की राह गुजर की आखिरी सरहद में रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना। मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते, वफा की अजरकें पहने, समय की राह गुजर की आखिरी सरहद में रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरी थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना। ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। ये सच है ना हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, धुंधलका सा जो आंखों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अरविंद कुमार साहब, अपने बहुत खूबसूरती से नज़्म पढ़ी। अमजद साहब के मुताबिक उनके हम असरों और मशाहिर ने अपनी आरा का इजहार किया है, और मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं बजाय इसके कि अपने लफ्ज़ों में उनके मुताबिक कुछ कहूँ, मैं इनमें से कुछ के इक़्तिबासात आपको की खिदमत में पेश करती हूँ। मसलन ये कि फैज़ अहमद फैज़ साहब कहते हैं कि अमजद ने नज़्में और ग़ज़लें दोनों लिखी हैं, मगर महसूस मुझे ये होता है कि अमजद की तबा शायद नज़्म के लिए ही ज़्यादा मौजू है। गज़ल तो एक तरह की कशीदाकारी का काम है, जिसमें एक दिए हुए डिज़ाइन की चौखट में शायर के जज्बा और ख्याल की बुनत से हज़ार रंग के फूल, पत्तियाँ और नक्श निगार उभरते हैं। लेकिन इस बुनियादी डिज़ाइन में, मेरा नहीं फैज़ अहमद फैज़ का है, लेकिन इस बुनियादी डिज़ाइन में ईजाद एक तरह की गुंजाइश बहुत कम होती है, और अमजद क्योंकि तबान जिद्दत पसंद वाक़ हुए हैं, इसलिए उन्हें नज़्म की सूरत में आहंग व इजहार के नए पैराए बरूए कार लाने में ज़्यादा कामयाबी हुई है। दूसरे मशहूर अदीब अशफाक अहमद साहब कहते हैं, अमजद की शायरी पर कुछ कहने के लिए एक लंबे वक्फे और तवील मुकालमे की ज़रूरत है। हमारे इस अहद के शायरों में ये दूसरा शायर है जो क्लीशे से इज्तनाब करके चला है, यानी स्टीरियोटाइप बातें नहीं करता है। मसलन आपने अक्सर ये सुना होगा, उसूलों पर समझौता न करने का क्लीशे सुना होगा और इस पर ताली भी बजाई होगी, मगर अमजद पूछता है, गुजरते लम्हों मुझे बताओ जिंदगी का उसूल क्या है। तमाम चीज़ें अगर हकीकत में एक ही हैं तो फूल क्यों है, बबूल क्या है। तमाम हाथों में आईने हैं तो कौन किससे छुपा हुआ है। अगर समुंदर की हद है साहिल तो कौन आंखों में फिसलता है। किसे खबर है बदलती रुत ने पुराने पत्तों से क्या कहा है। ये कौन बादल से जाके पूछे कि इतने मौसम कहाँ रहा है, वगैरह वगैरह। काफ़ी लंबा है ये, मैं पूरा नहीं सुना रही हूँ। अब अताउल हक कासमी साहब जो कि बकौल डॉक्टर यूनुस भट्ट के अमजद के जुड़वा दोस्त हैं, तो वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि अमजद के सिलसिले में बताने की एक बात ये है कि वो दोस्तों के साथ गपशप के अलावा खाने पीने का भी खासा रसिया है। चुनांचे वो जानता है कि अच्छे कबाब कहाँ से मिलते हैं, समोसे किस दुकान के अच्छे हैं, गर्म गर्म जलेबियाँ कहाँ से मिलती हैं, और गुलबर्ग के किस चीनी रेस्टोरेंट में अच्छा चीनी खाना दस्तयाब है। और इस अंजुमन में वो अकेला नहीं बल्कि उसके कुछ राजदां और भी हैं, जिनमें मुजफ्फर बुखारी, शमीम और रजा मेहदी वगैरह शामिल हैं। ये खाबागीर पार्टी है और अमजद की खुर्दोनोश की ये सरगर्मियाँ उसकी अदबी सरगर्मियों के पैरेलल चलती हैं। अमजद के दोस्तों का जिक्र छिड़ा है तो ये भी सुन लें कि उसके हल्क़े अहबाब में परी चेहरा भी शामिल है, मगर जिस तरह उसकी ज़ात से आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा, इसी तरह इन परी चेहरा लोगों को भी इस बेज़रा शख्स से कभी शिकायत कोई पैदा नहीं हुई। इनका तरीक़ेकार ये है कि वो लतीफ़े इससे सुनते हैं और हाले दिल गालिबन किसी और से। हाले दिल के मुताबिक अमजद का ख्याल है कि उससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ दुनिया में और कोई नहीं, जबकि लड़कियां हैं कि ये रोमानी डायलॉग सुनने के लिए बुजुर्गवार सुधीर की फिल्म तक देखने चली जाती हैं।
ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک روز امجد کو ٹیلی فون پر عشق میں ڈوبے ہوئے ڈائلاگ بولتے خود سنا تھا، اور آپس کی بات یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ہماری بھابھی تھی، جبکہ ایک ستم ظریف کا کہنا ہے کہ بیوی سے عشقیہ گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ایسی جگہ خارش کرے جہاں خارش ہو ہی نہ رہی ہو۔ اور جناب اب گزارش ہے جناب محمد علی حیدر نقوی صاحب سے کہ وہ ایک نظم اور ایک غزل ہمیں سنائیں، اور نظم جو ہے نا وہ میں نے اپنے دفاع میں سے سلیکٹ کرائی ہے، وہ کراچی کے لوگوں کے متعلق ہے، کیونکہ میرا کراچی سے تعلق ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک کراچی والوں کی طرف سے صفائی دی جا سکے میں اس صفائی دے دوں۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پروین شاکر نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ امجد اسلام امجد کراچی آنے جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن تمام راستہ کراچی والوں کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کراچی والے سن لیں تو ان کے ڈرامے دیکھنے بند کر دیں۔ آئیے جناب نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات آداب، پچھلے 3 مہینے سے میں آپ کی محفلوں میں شریک ہو رہا ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری شرکت ہو، کیونکہ اگلے مہینے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ دراصل میرا تعلق ہندوستان سے ہے، اور میرے بیٹے یہاں پر مقیم ہیں، تو ان کے پاس میں آیا تھا۔ شکریہ۔ یہاں آنے کا پہلا اتفاق مجھے پچھلے سال ہوا، جب علی گڑھ کا فنکشن تھا اور یہاں میری ملاقات تاشی بھائی سے ہوئی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری زندگی کی بہت بڑی کمائی ہے۔ میں نے کوئی تقریباً 32 سال پی آئی اے میں کام کیا، کراچی جاتا رہا، اور پی آئی اے کے تمام تر میرے دوست اپنی چھٹیاں منانے امریکہ آتے، اور چھٹیوں کے بہانے وہ کچھ کام کرتے، وہ کچھ کمائی کر کے لے جاتے۔ میں نے 32 سال کچھ نہیں کیا۔ اب نوکری چھوڑنے کے بعد میرا یہاں جو آنا ہوا، تو میری امریکہ میں پہلی کمائی ظہیر تاشی صاحب کے نام سے ہوئی۔ میں آپ سے کہوں کہ ایک فنکشن تھا جس میں قریشی صاحب، جاذب قریشی صاحب یہاں تشریف لائے تھے، اور میرے ایک دوست اپنے ساتھ مجھے لے آئے۔ میں یہیں بیٹھا تھا، تاشی بھائی مسند پہ تھے۔ ان کی گفتگو دیکھ کر میں بے تحاشا متاثر ہوا۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک بار میرا فیض احمد فیض صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا، ایک نشست میں دہلی میں 1969 میں۔ اس کے بعد احمد فراز صاحب سے اکثر و بیشتر ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ وہ ہندوستان میں بہت آتے رہے۔ مجھے تاشی بھائی کی بہت کچھ چیزیں ان سے ملتی ملتی لگیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ اتنے مہمان نواز انسان ہیں کہ میرے لیے یہاں آنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیچارے خود مجھے لے کر آتے ہیں، مجھے لے کر جاتے ہیں، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کا کس طرح شکریہ ادا کر پاؤں گا، اور آئندہ میرا یہاں آنا بھی شاید نہ ہو، کیونکہ میرا بیٹا جا رہا ہے واپس۔ تو آپ تمام تر خواتین و حضرات کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ یہ مواقع مجھے ملے۔ امجد اسلام امجد صاحب کی ایک نظم ہم لوگ نہ تھے ایسے، آپ لوگوں کو سنانے کی ہمت کر رہا ہوں۔ یہ شاید کراچی کے حالات پر ہے، شاید نہیں بلکہ انہی حالات پر ہے۔ عنوان ہے ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، اے وقت گواہ رہنا ہم لوگ نہ تھے ایسے، ہیں جیسے نظر آتے، اے وقت گواہ رہنا ہم لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ لوگ نہ تھے ایسے، یہ شہر نہ تھا ایسا، یہ لوگ نہ تھے ایسے، دیوار نہ تھے رستے، دیوار نہ تھے رستے، زندان نہ تھی بستی، آزار نہ تھے رشتے، فرجان نہ تھی ہستی،
दीवार न थे रस्ते, जिंदान न थी बस्ती, आज़ाद न थे रिश्ते, जान न थी हस्ती, यूं मौत न थी सस्ती। ये आज जो सूरत है, हालात न थे ऐसे। ये आज जो सूरत है, हालात न थे ऐसे। यूं गैर न थे मौसम, दिन रात न थे ऐसे। यूं गैर न थे मौसम, दिन रात न थे ऐसे। तफरीक न थी ऐसी, संजोग न थे ऐसे। तफरीक न थी ऐसी, संजोग न थे ऐसे। ऐ वक्त गवाह रहना, हम लोग न थे ऐसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और बता दूं, डॉक्टर गज़ाला अंसारी साहिबा से पिछले साल ही मुलाकात की थी, तो एक बहुत पुरानी सी कुछ याद थी, उन्होंने मुझे कभी एयरपोर्ट पर देखा या क्या हुआ, फिर अब जाकर वो खुला हादसा कि वो मेरे बहुत करीबी एक अजीज हैं जो आप ही के हम पेशा हैं कराची में, ये उनकी क्लास फेलो भी रही, उनके साथ भी रही, तो और वो भी अदब से ऐसा ही ताल्लुक़ है उनका, और हमारे लिए उनकी पड़ोसन भी रही हैं, तो बहुत ही हमारा घर का सही रास्ता हो गया है। और हिंदुस्तान में भी उनके घर के ये करीब रहती हैं, और उस शख्स का नाम है डॉक्टर अदीब हिजवी। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अब हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँच रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद की शख्सियत का खाका, बल्कि उनका खाका उड़ाया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट ने, और मेरा ख्याल है कि ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, हालांकि शायद आप लोग थक गए हों और अफसोस के तस्वीर नहीं मिली उनकी। बहरहाल इसका उन्वान है गंजे गराम आया। वो अदब के गंजे गराम आया वैसे हैं, उसका सर ऊपर से खाली है, हालांकि हमारे यहाँ शोरा का अंदर से खाली होता है, मेरे अल्फाज नहीं। उसके पास संवारने को बाल नहीं तो क्या हुआ, धोने को मुंह तो बहुत है। बात बात पर लतीफ़ा सुनाता है, जिस दिन महफिल में संजीदा हो दोस्तों को उसकी सेहत की फिक्र होने लगती है। लतीफ़ा सुनाने से पहले ही सुनने वालों को हंसा लेगा कि बाद में पता नहीं कोई हंसे या ना हंसे। अमजद इस्लाम अमजद बात कर रहा हो तो किसी का लिहाज नहीं करता, जब लिहाज कर रहा हो तो बात नहीं करता। इसलिए अगर आपसे बात न करे तो समझ लें कि आपका लिहाज कर रहा है। बुरे की बात सुन लेता है मगर बुरी बात नहीं सुनता। अगर बुरी बात सुनना चाहे तो बोलने लगता है। ज़माने तालिब इल्मी में भी उसके मूसलाधार बोलने की वजह से उस्ताद उसे उठाकर स्टेज पर बिठा देता। अब इतना बड़ा हो गया है मगर तकरीबात में आज भी उसे उठाकर स्टेज पर बिठा देते हैं। उसके बारे में वो लोग भी अच्छी राय रखते हैं जो उसे एक बार भी नहीं मिले। शायद अच्छी राय रखने की वजह भी यही हो। बातों बातों में खूबसूरत औरतों को शीशे में उतार लेता है, मगर खुद उनकी मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा जुराबें ही उतार सकता है। औरतों को मिलने से पहले जहाँ दूसरे बाल, टाइयाँ और चश्मे ठीक कर रहे होते हैं, ये नियत ठीक कर रहा होता है। उसने जो चाहा वो हासिल किया, बल्कि जो हासिल किया वही चाहा। अमजद हर काम में अपने बहन भाइयों में अव्वल रहा। वो तो पैदा होने के मामले में भी अव्वल आया। उसका घराना ऐसा मजहबी कि ख़वातीन उर्दू शेरों से भी पर्दा करती हैं, मगर उसने उसी को ज़रिए इज़्ज़त बनाया जिसे गालिब ने भी ज़रिए इजहार ही बनाया था। सारे काम अपनी मर्जी से करता है। उसने तो शादी भी अपनी मर्जी से की। हालांकि हमारे यहाँ बंदे को अपनी मर्जी से शादी करने का मौका उस वक्त मिलता है जब वो अपनी औलाद की शादी करता है। हमारे यहाँ शादी के बाद मर्द खुद को और औरत अपनी कमीज़ों को तंग महसूस करती हैं, मगर अमजद शादीशुदा होकर भी घर में ज़्यादा रहता है, जिससे यही लगता है कि उसे शादीशुदा औरतें बहुत पसंद हैं। पहले लम्ब्रेटा स्कूटर पर सवार हो फिरा करता था, जिस पर सफ़र करना दरअसल पैदल चलने वालों की हौसला अफजाई करना ही होता था। वो और उसका जुड़वा दोस्त अताउल हक कासमी जहाँ कोई बारात देखते उसमें शामिल हो जाते, जिससे किसी और को कोई फर्क न पड़ता
पढ़ता ना पढ़ता बारात के साथ आने वाले भाड़ों की आमदनी आधी रह जाती। ये दोनों दूल्हे के पास जाकर उसे कहते, अच्छा मौका है, अब भी इनकार कर दो। मगर अमजद की शादी हुई तो अता ने कहा, अच्छा मौका है, चुप करके बैठे रहो। अगरचे अब दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ बुरी बात लगने लगती है, मगर अब भी जहाँ ये इकट्ठे हों वहाँ लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। वो बातें करते हैं कि सुनने वाला अगर टीनेजर हो तो उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी पड़ती हैं। अखबार पढ़ता नहीं देखता है, और लोगों को देखता नहीं पढ़ता है। एक ही मुलाकात में इस कदर बेतकल्लुफ हो जाता है कि दूसरा घबराने लगता है कि कहीं कर्ज ही न मांग ले। दूसरों की बातें इस तवज्जो और प्यार से सुनता है कि जैसे बच्चों की सुन रहा हो। समझता भी है, क्रिकेट पसंद है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराता है, जो मुखालिफ टीम के लिए बहुत अच्छी होती है। मेहनत से नहीं घबराता। बंदा उसे कंघी करता देख ले तो उसे इस बात का भी यकीन हो जाता है। हमेशा ऑटोग्राफ बुक पे लिखता है, जो कुछ भी है मोहब्बत का फैलाव है। अगर ऑटोग्राफ लेने वाली खातून उम्मीद से ना हो फिर भी यही लिखता है। उसका पसंदीदा रंग ब्लू है। ये रंग हमें भी पसंद है, बशर्ते कि फिल्म का हो। खाना उस वक्त खत्म करता है जब खाना खत्म हो जाए। उसे इल्म होता है कि लाहौर में अच्छा खाना कहाँ मिलता है और लोग उसके इल्म से इस्तेफादा करते हैं। इसलिए जब कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो वो उसे बताकर समझते हैं कि आधे शहर को बता दिया। उसे खिलाकर भी यही समझते हैं। पेट भरकर खाए ना खाए, प्लेट भरकर जरूर खा लेगा। अमजद इस्लाम अमजद पहले मुख्तसर तखल्लुस करता था, और जब किसी मुशायरे में पढ़ता मुख्तसर की आवाज़ें आती। अब तो वो अमजद हो गया है। शायरी और ड्रामे ने उसे इज्जत नहीं दी, उसने उन्हें इज्जत दी है। उसके इस कदर दोस्त हैं कि उसे पता नहीं कि कौन कौन उसका दोस्त है। दोस्तों की उसके बारे में भी यही राय है। अमजद हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान है, यानी इसमें वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो इंसान को फरिश्ता बनने से रोकती हैं। और जनाब इसके साथ अब मैं दावत देती हूँ जनाब नागेश अवधानी को कि वो महफिल का इख्तिताम करने के लिए आ जाएं हर तरह से। ये गज़ल जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब की काफ़ी मशहूर हुई है, और इसको मोहतरमा इकबाल बानो साहिबा ने गाया है, और इसके सुर राग चंद्रकौंस और भैरवी के ज़्यादा सुर लगाए गए हैं इसमें। लेकिन मैं भी कांप रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस गज़ल को इस मयार तक लाया है अपनी गायकी से। वो तो बहुत ही आला फनकारा थी। जैसे कहते हैं कि अभी मुझे काफ़ी दिनों से मैं अरशद भाई से बात कर रहा था यार, अगर कोई लफ्ज़ जुर्रत का मायना मालूम करना हो तो ये मैं जुर्रत कर रहा हूँ वाकई। और बहुत ऐसे सुर उन्होंने लगाए हैं, बहुत ही माशाल्लाह। वाह, तो कोशिश है तो दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है। दिल के दरिया को किसी रोज उतर जाना है। इतना बे
نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، دل کے دریا کو بول اے شام سفر رنگ رہائی کیا ہے، بول اے شام سفر رنگ رہائی کیا ہے، دل کو رکنا ہے کہ تاروں کو ٹھہر جانا ہے، دل کو رکنا ہے کہ تاروں کو ٹھہر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، دل کے دریا کو میں کھلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے، میں کھلا ہوں تو اسی خاک میں ملنا ہے مجھے، وہ تو خوشبو ہے، وہ تو خوشبو ہے، اسے اگلے نگر جانا ہے، وہ تو خوشبو ہے، اسے اگلے نگر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے، دل کے دریا کو وہ تیرے حسن کا جادو ہو کے میرا غم دل وہ تیرے
तेरे हुस्न का जादू हो के मेरा गमे दिल हर मुसाफिर को किसी घाट उतर जाना है, हर मुसाफिर को किसी घाट उतर जाना है। इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। दिल के दरिया को। अब एक बात बानो साहिबा ने उस जो वर्जन को मैंने सुना है उसमें ये शेर नहीं था, लेकिन एक शेर और है, अगर इजाजत हो तो उसे भी सुना दूं। उस तक आती है, उस तक आती है तो हर चीज ठहर जाती है। उस तक आती है तो हर चीज ठहर जाती है। जैसे पाना ही उसे असल में मर जाना है। जैसे पाना ही उसे असल में मर जाना है। इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। दिल के दरिया को किसी रोज। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस महफिल का इख्तिताम करते हैं।